जादुई लहंगा। मालापुर नाम के गांव में काजल अपनी सौतेली माँ नैना के साथ रहती थी। नैना लालची और बहुत स्वार्थी औरत थी। वो काजल से सारा दिन काम करवाती और खाने को रूखा सूखा ही देती। ऐसे काजल की जिंदगी कट रही थी। एक दिन काजल की सहेली मधु उसे अपनी शादी का कार्ड देने आई, मगर काजल के पास पहनने को एक भी ढंग का सूट न था। तो वो अपनी सौतेली माँ के पास गई और बोली, माँ, मेरी फ्रेंड ने मुझे शादी में बुलाया है, पर मेरे पास पहनने के लिए एक नया कपड़ा नहीं है। माँ, मुझे नए कपड़े लाने के लिए कुछ पैसे दे दो। क्या? यहाँ अभी तक मैंने अपने ऊपर एक रुपया खर्च नहीं किया है और तुम्हें पहनने के लिए नए कपड़े चाहिए। चल निकल यहाँ से। पर माँ, मेरे पास पहनने के लिए एक कपड़ा नहीं है। अब अगर एक और बार कपड़ों का नाम लिया ना तो मार खाएगी। शाम में जब काजल वही पुराने कपड़े पहनकर शादी में गई, तो वहाँ मधु के आए हुए और भी दोस्त थे। उन्होंने काजल का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और काजल बहुत उदास हो गई और गांव से दूर झरने के पास जाकर रोने लगी। भगवान, आपने मेरी माँ को अपने पास क्यों बुलाया? मैं अपनी सौतेली माँ के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मुझे भी अपने पास बुला लो। मैं ऐसी जिंदगी जीकर क्या करूँगी जिसमें ना ही मुझे माँ का प्यार मिलता है और ना ही 2 वक्त का खाना। भगवान जी, कोई तो रास्ता निकालो। ये कहकर काजल रोने लगी कि तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आई और बोली, बेटी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं झरने से अपने दोनों मटकों में पानी भर के ले जा रही थी कि मेरे कमजोर हाथ होने की वजह से मेरे हाथ से एक मटका गिर गया और टूट गया। बेटी, अब तुम मेरा दूसरा मटका मेरे घर तक ले जा सकती हो? ठीक है अम्मा, लाइए, मैं छोड़ाती हूँ आपको। और काजल उस बूढ़ी औरत का मटका उठाकर उसके घर छोड़ देती है। फिर बूढ़ी औरत उसे खाने के लिए खाना देती है। काजल बहुत ही उदास मन से खाना खाने लगती है। उसे इतना उदास देखकर वो बूढ़ी औरत उससे कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम्हें खाना पसंद नहीं आया क्या? नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है, ये खाना तो बहुत अच्छा है। काश ऐसा खाना मुझे रोज मिला होता, पर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। अच्छा अम्मा, अब मुझे जाना चाहिए। मेरी सौतेली माँ वरना मुझ पर बहुत गुस्सा होगी। ये कहकर काजल जाने लगती है। तभी वो बूढ़ी औरत कहती है, रुको बेटी, तुम बहुत ही अच्छी और समझदार हो। मैं तुम्हें अपनी मदद करने के बदले में कुछ देना चाहती हूँ। ये लो बेटी, ये मैं अपनी बेटी के लिए लाई थी, पर वो किसी हादसे में चल बसी। ये लहंगा तुम ले लो। एक दिन ये लहंगा पहन के तुम मुझसे मिलने जरूर आना। जी ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये लहंगा दिया। उसके बाद काजल वो लहंगा अपनी सौतेली माँ से छुप छुपा कर अपने कमरे में ले जाती है कि तभी उसकी माँ बोलती है, अरे तू तो कह के गई थी कि जल्दी आ जाएगी। माँ, वो मैं आ ही रही थी, मधु ने खाना खाने के लिए रोक लिया था। अच्छा, मैं यहाँ भूख से मर रही हूँ और तू शादियों में खाना खाती फिर रही है। ये कहकर नैना काजल को मारने लगी। मत मारो माँ, मुझे दर्द हो रहा है, मैं अभी खाना बना देती हूँ। ये कहकर काजल खाना बनाने चली जाती है, मगर वो देखती है कि खाना पहले से ही बना पड़ा होता है। अरे ये क्या, खाना तो पहले से ही बना पड़ा है। अगर माँ ने बनाया होता तो वो मुझे ना कहती। चलो कोई नहीं, माँ को जल्दी से खाना दे आती हूँ, वरना वो फिर से मारेगी। अरे बड़ी जल्दी खाना बना लिया, लगता है ये मार का असर है। अब मैं तुझे ऐसे ही मारूंगी ताकि तू जल्दी से काम कर दे। चल जाकर मेरे कपड़े प्रेस कर, मुझे कहीं जाना है। फिर काजल जाकर कपड़े प्रेस करने लगती है, मगर उससे कपड़े जल जाते हैं। ये देखकर उसकी माँ नैना गुस्से से आग बबूला हो जाती है और बोलती है, हाय री, ये क्या कर दिया तूने मेरी इतनी महंगी ड्रेस जला दी। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। माँ, वो जल्दी में हो गया मुझसे। तूने ऐसी गलती क्यों की? पता भी है कितना महंगा था। जब तक तुझे मार ना पड़े तू कुछ भी काम नहीं करती है। माँ, गलती से हो गया, तू रुक जा जरा, तेरे हाथ ही मैं इस्त्री से जला देती हूँ ताकि तुझसे ऐसी गलती हो ही ना। ये कहकर नैना प्रेस लेकर आगे बढ़ी कि तभी वो प्रेस एक गुलदस्ते में बदल गई।
ये देखकर नैना चौंक गई। अरे ये ऐसे कैसे गुलदस्ता बन गई? लगता है ये मनहूस मरी कहीं से जादू टोना सीख के आई है। अभी कुछ किया तो कहीं मैं ही मुसीबत में न पड़ जाऊं। जो भी हो रहा था वो सब हम कर रहे थे। और फिर नैना वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ काजल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। काजल अपने कमरे में गई तो उसने देखा कि जो अम्मा ने उसे 2 लहंगे दिए थे वो हवा में उड़ रहे थे। ये देखकर काजल हैरान रह गई और बोली, अरे ये क्या हो रहा है? ये लहंगे उड़ कैसे रहे हैं? कि तभी लहंगे में से आवाज आई, अरे हम जादुई लहंगे हैं और अभी तक तुम्हारे साथ जो भी हो रहा था वो सब हम कर रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप दोनों नहीं होते तो पता नहीं मेरी सौतेली माँ मेरा क्या हाल करती। तुम चिंता मत करो काजल, हमारे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा काजल, तुम मांगो अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो। मैंने बहुत दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया है और मेरे कपड़े भी फट गए हैं, तो क्या तुम मुझे दूसरे कपड़े दे सकते हो? बस इतना ही काजल, ये लो। काजल के कहते ही पहले लहंगे में से कपड़े निकलने लगे और दूसरे में से खाना। अरे वाह, तुम दोनों तो सच में कमाल के हो। क्या तुम मेरा एक काम और कर सकते हो? हाँ काजल, बोलो। हमारे गांव के लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, तो क्या मुझे उनकी मदद करने के लिए कुछ पैसे दे सकते हो? सच में काजल, तुम बहुत अच्छी हो। हम तुम्हारी इस नेक काम में मदद जरूर करेंगे। फिर उन लहंगों में से ढेर सारे पैसे निकलते हैं। ये सब वहाँ खड़ी नैना भी चुपके से देख रही थी। अच्छा, ये सब कुछ इस जादुई लहंगे का कमाल है। ये करमजली तो सारा पैसा गरीबों में लुटाना चाहती है, पर मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। फिर रात में नैना चुपके से वो लहंगे काजल के कमरे से चुराकर अपने कमरे में ले आती है और कहती है, अब मैं भी बहुत अमीर बन जाऊंगी। ए जादुई लहंगा, जल्दी से पैसों की बारिश कर दो। लेकिन पैसे निकलने की बजाय जादुई लहंगों में से 2 डंडे बाहर निकलते हैं और नैना को मारने लगते हैं। हाय, मर गई। कौन हो तुम लोग? फिर अगले दिन जादुई लहंगे काजल को सारी बात बताते हैं और कहते हैं, अब तुम्हें हमें पहनकर उस बूढ़ी औरत के पास जाना है। ओह हाँ, ये तो मैं भूल ही गई कि उन्होंने मुझे बुलाया था। फिर लहंगे को पहनकर काजल उस बूढ़ी औरत के पास जाती है कि तभी वो देखती है कि वहाँ एक परी खड़ी होती है। परी को देखकर काजल कहती है, अरे आप कौन हो और वो अम्मा कहाँ है? मैं वही परी हूँ जिसने तुम्हें जादुई लहंगा दिया था। उस दिन मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। देखो, भगवान पहले सबकी परीक्षा लेते हैं और बाद में सब ठीक कर देते हैं। जी परी जी, मैं अब समझ गई हूँ। काजल, अब तुम्हारी जिंदगी से सारी परेशानियाँ खत्म हो गई हैं, इसीलिए अब खुशी से अपनी जिंदगी जियो। उसके बाद काजल हंसी खुशी रहने लगती है। अब उसकी सौतेली माँ भी उससे डर कर रहने लगी थी और उसे कुछ नहीं कहती थी। जादुई फ्रॉक का कमाल। सोहन नगर गांव में प्रीति नाम की एक लड़की रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो अकेली ही अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। वो सुबह उठकर गांव चल पड़ती और गांव वालों की तरफ से उसे जो रूखा सूखा मिलता वो खा लेती। इस तरह से वो अपनी जिंदगी गुजार रही थी। भिखारियों की जिंदगी गुजारते गुजारते अब वो बूढ़ी हो चुकी थी। अब गांव वाले भी उसे खाना देने से मना करने लगे। आखिर कब तक वो प्रीति को खाना देती? प्रीति का भूख से बुरा हाल हो रहा था। वो सोचती है, क्यों ना आज मैं जंगल से फल तोड़कर खा लूं। ये सोचकर प्रीति जंगल जाती है और सारा जंगल घूम लेती है, मगर उसे कोई फल नहीं मिलता। आज तक मैंने कभी किसी को कोई दुख नहीं पहुंचाया। जो रूखा सूखा मिला उसी को ही खाकर अपनी जिंदगी गुजार दी, पर लगता है आज मैं भूखी इसी जंगल में मर जाऊंगी। प्रीति ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसके सामने एक चिड़िया गिर जाती है और ऊपर से एक भूखा चील उस चिड़िया को खाने के लिए उस पर हमला करने आ रहा था। ये देखकर प्रीति ने उस चील को डंडे मारकर भगा दिया और चिड़िया को उठाकर उसे प्यार करने लगी कि तभी चिड़िया एक परी के रूप में बदल गई और बोली, प्रीति तुम कितनी अच्छी हो। इतनी बुरी हालत होने के बावजूद भी तुमने मेरी मदद की।
तुम्हें पता है, वो चील हमारे राज्य का एक राजा था, जो चील का रूप बदलकर मुझे मारने के लिए आया था। मैं परियों की रानी अनन्या हूँ। तुमने मेरी जान बचाई, इसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? अगर मैं परी से कुछ खाने के लिए मांगूंगी तो इससे सिर्फ मेरी ही मदद होगी। क्यों ना मैं परी से कुछ जादू ही मांग लूं, जिससे मेरे साथ साथ गांव वालों की भी मदद हो जाए। प्रीति की ये बातें सुनकर और उसकी नेक नियत की वजह से परी उससे बहुत खुश हुई और बोली, प्रीति मैं तुमसे बहुत खुश हुई, इसीलिए मैं तुम्हें ये जादुई फ्रॉक देना चाहती हूँ। इसे पहनकर तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाओगी और तुम जो मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। मगर ध्यान रहे, इसे उतारते ही तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। परी के जाते ही प्रीति ने फ्रॉक पहन ली। फ्रॉक पहनते ही प्रीति एक बहुत खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। वो बहुत खुश हुई और खुशी से अपने घर जाने लगी। घर जाते ही वो देखती है कि उसकी टूटी फूटी झोंपड़ी एक बहुत ही खूबसूरत महल में बदल जाती है। ये देखकर प्रीति और भी ज्यादा खुश हुई। गांव के आसपास के लोग ये देखकर बातें बनाने लगे। लगता है वो बुढ़िया अपनी झोपड़ी इस राजकुमारी को बेचकर चली गई है। एक बार की बात है, एक राजकुमार प्रीति के गांव में घूमने के लिए आया और वो प्रीति के महल से गुजर ही रहा था कि तभी उसकी नजर प्रीति पर पड़ी। प्रीति को देखकर राजकुमार उस पर फिदा हो गया और सोचता है, अरे वाह, कितनी सुंदर राजकुमारी है, इसके आगे तो चांद भी फीका पड़ जाए। ये सोचकर राजकुमार प्रीति के पास गया और उससे कहा, क्या आपको किसी ने बताया है कि आप कितनी सुंदर राजकुमारी हैं? नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है जो मुझे ये बता सके कि मैं कैसी दिखती हूँ। ना कोई मेरा ख्याल रखने वाला है। मैं इस महल में अकेली रहती हूँ। पर आप कौन हैं? मैंने तो आपको पहले इस गांव में कभी नहीं देखा। मैं ढोलक नगर का राजकुमार करण हूँ और मैं इस गांव में घूमने के लिए आया था और मैं आपके महल से गुजर रहा था कि मेरी नजर आप पर पड़ी। आप सच में बहुत सुंदर हैं। आपको देखकर कोई भी पहली नजर में अपना दिल आपको दे बैठे। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? आपकी इन बातों से मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई है। आप यहाँ से जा सकते हो। राजकुमारी आप गुस्सा मत हो, पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपको अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। राजकुमारी आप बहुत ही सुंदर हैं और आपको देखते ही मुझे आपसे प्यार हो गया। और ये जानकर बहुत दुख हुआ कि आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। पर मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ और मैं सारी जिंदगी आपको बताता रहूंगा कि आप कितनी ज्यादा खूबसूरत हैं। मैं आपके सामने शादी का प्रस्ताव रखता हूँ। आप चाहो तो हाँ कर देना, चाहो तो ना कर देना। प्रीति शादी के लिए हाँ कर देती है और उन दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है। और प्रीति राजकुमार को अपनी असलियत नहीं बताती और उनके साथ बड़ी शान और शौकत से रहने लगती है। एक बार की बात है, प्रीति अपनी फ्रॉक उतार कर नहाने गई थी। वो जैसे ही नहाने के लिए चली जाती है कि तभी प्रीति की एक दासी कमरे में कुछ सामान रखने के लिए आती है। तो वो बेड पर फ्रॉक पड़ा हुआ देखकर बोलती है, राजकुमारी जब से महल में आई है एक ही फ्रॉक पहने जा रही है। क्यों ना मैं इस फ्रॉक को ले जाकर धो दूं और राजकुमारी के लिए एक अच्छी सी ड्रेस ले आऊं। ये सोचकर दासी वो फ्रॉक ले जाती है और उसकी जगह दूसरी ड्रेस रख देती है। थोड़ी देर में प्रीति बाथरूम से नहा कर निकली और वो अपने असली रूप में आ चुकी थी। वो दिखने में बहुत ज्यादा बदसूरत लग रही थी। अपनी फ्रॉक को बेड पर ना पाकर प्रीति बहुत ज्यादा परेशान हो गई। वो अपनी फ्रॉक को इधर उधर ढूंढने लगी मगर उसे फ्रॉक कहीं नहीं मिली। इसीलिए दासी जो ड्रेस रख कर गई, मजबूरन प्रीति को वही पहननी पड़ी। थोड़ी देर में वहाँ राजकुमार आते हैं और प्रीति का ये रूप देखकर चौंक गए और बोले, तुम कौन और मेरी प्रीति के रूम में क्या कर रही हो? राजकुमार को अपने सामने पाकर प्रीति बहुत ज्यादा डर गई और बोली, राजकुमार मैं आपकी प्रीति हूँ। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तुम कुछ भी कहोगी और मैं मान लूंगा। मेरी प्रीति तो बिल्कुल चांद की तरह है और तुम अपने आप को देखो, बिल्कुल 70 साल की बुढ़िया लग रही हो। अब सीधी तरह से यहाँ से चली जाओ वरना सिपाहियों को बुलाकर तुम्हें तहखाने में बंद करवा दूंगा। राजकुमार थोड़ा सा इंतजार करिए, मेरी फ्रॉक मुझे मिल जाए तो आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी।
और थोड़ी देर बाद प्रीति अपनी जादुई फ्रॉक पहनकर राजकुमार के सामने आ गई। राजकुमार प्रीति को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, अरे प्रीति, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है तुम्हारे कमरे में एक बुढ़िया आई थी और वो कह रही थी कि वो प्रीति है। मुझे तो उसकी बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा आया और वो कह कर गई है कि मैं उसका थोड़ी देर इंतजार करूं। लगता है डर कर भाग गई है। और फिर प्रीति राजकुमार को अपनी जादुई फ्रॉक के बारे में सारी बातें बता देती है। राजकुमार, मुझे माफ कर दो। मैं तो आपकी माफी के भी काबिल नहीं हूँ, पर फिर भी आप मुझे माफ कर दो। मैं आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ये कहकर प्रीति रोने लग जाती है। नहीं प्रीति, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है और तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम जैसी भी हो अब मेरी हो। अगर ये बात तुम मुझे पहले ही बता देती तो मैं फिर भी तुम्हें यही कहता। प्रीति, वो प्यार ही क्या जिसमें वफा ना हो। और तुम ये ना सोचना कि तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है तो मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। प्यार मैं तुम्हें पहले भी करता था और अब उससे कई ज्यादा प्यार करूंगा, समझी? और अब प्रीति बिना डरे राजकुमार के साथ उसके महल में हंसी खुशी रहने लगती है।